दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इतिहास का प्रैक्टिस सेट जो टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास का प्रैक्टिस सेट संख्या 7। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है तिस किसका समकालीन था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या फिर हर्ष। तो बताना है आपको तिस जो है किसका समकालीन था। तो सही उत्तर है दोस्तों तिस जो है ये अशोक का समकालीन था और अशोक के दूसरे शिलालेख में उसके द्वारा दक्षिणी सीमा पर 4 तमिल राज्यों चोल, पांड्य, शय्यपुत्र और केरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी अर्थात लंका में धर्म प्रचारक भेजे गए थे और उस समय लंका का शासक तिस था जिसने अशोक के नाम पर ही तिस देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। और ये जो तिस शासक था इसकी राजधानी श्रीलंका की अनुराधापुर थी और ये अशोक का समकालीन था। अगला प्रश्न है दोस्तों मैक्समूलर नामक विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वेदों का अध्ययन। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही है। मैक्समूलर नामक विद्वान वेदों के अध्ययन के लिए विख्यात है। दोस्तों फ्रेडरिक मैक्समूलर एक जर्मन भाषाविद और प्राच्य विद्या विशारद था। मैक्समूलर की वेदों के अध्ययन में काफ़ी रुचि थी और वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी भी थे। तो याद रखिए मैक्समूलर नामक विद्वान वेदों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों विषय का संबंध किससे है। ऑप्शन है प्राचीन शहर का नाम, मंदिर, प्रशासनिक विभाजन या एक जाति। तो सही उत्तर है दोस्तों गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था जिनको कि भुक्ति कहा जाता था। यानी गुप्त साम्राज्य में प्रांतों का नाम भुक्ति था और भुक्तियों का विभाजन अनेक जिलों में हुआ था जिसको कि विषय की संज्ञा दी गई थी। तो सही उत्तर है विषय का संबंध प्रशासनिक विभाजन से था और विषय को या जो वर्तमान में जिले हैं उनको विषय की संज्ञा दी गई थी। इसका प्रधान अधिकारी विषयपति अथवा कुमारामात्य होता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों होयसल कहाँ शासन करते थे। आपको बताना है कि होयसल वंश या होयसल लोग कहाँ शासन करते थे। ऑप्शन है आधुनिक आंध्र प्रदेश, बंगाल, आधुनिक कर्नाटक या फिर मद्रास। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी आधुनिक कर्नाटक। देखिए होयसल दक्षिण भारत का राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आधुनिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कावेरी नदी के क्षेत्र में शासन किया था। इनकी राजधानी हलेबीड थी जिसे द्वार समुद्र भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों होयसल जो था ये आधुनिक कर्नाटक में शासन करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कनिष्क के बारे में आपको बताना है। कनिष्क के विषय में क्या सही है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कनिष्क के विषय में क्या सही है। देखिए कनिष्क ने एक बौद्ध सभा बुलाई थी, एक संवत की स्थापना की थी, एक चीनी राजा से युद्ध किया था और उपर्युक्त सभी कार्य किए गए। तो सही उत्तर है कनिष्क के द्वारा उपर्युक्त सभी कार्य किए गए। दोस्तों कनिष्क जो था ये कुषाण शासक था और कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व, याद रखिए 78 बीसी में एक संवत प्रारंभ किया जिसको शक संवत कहा जाता है। दोस्तों उसने चतुर्थ बौद्ध संगीत बुलवाई थी, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके अलावा उसने चीनी राजा से युद्ध भी किया था। तो याद रखिए कनिष्क के विषय में ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, एम.एस. वत्स या फिर एच.डी. सांकलिया। तो सही उत्तर है दोस्तों एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। दोस्तों दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी और एम.एस. वत्स ये मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं जबकि एच.डी. सांकलिया का संबंध ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के उत्खनन से है और नौदा टोली का उत्खनन सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। तो याद रखिए जो है दोस्तों एच.डी. सांकलिया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से
किस मूल पाठ में है? ऑप्शन है श्रौत सूत्र, मनुस्मृति, गृह सूत्र या धर्म सूत्र। तो सही उत्तर है दोस्तों गृह सूत्र, ऑप्शन सी सही है। गृह सूत्र में दोस्तों 16 संस्कारों का वर्णन है। 16 संस्कारों के अंतर्गत गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि है। दोस्तों गृह सूत्र के रचयिता अश्वलायन हैं। तो याद रखिए संस्कारों का वर्णन जो है गृह सूत्र के मूल पाठ में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो याद कर लीजिए सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय शासकों में से कौन सा शासक 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला कहा जाता है? ऑप्शन देखिए समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, स्कंदगुप्त या फिर हर्ष। तो सही उत्तर है दोस्तों धनदेव के अयोध्या अभिलेख से ये पता चलता है कि शुंग शासक पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। तो सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख कहाँ मिला है? ऑप्शन देखिए महास्थान, सोहगौरा, पिपरहवा और बेसनगर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पिपरहवा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिपरहवा स्थान, यहाँ से सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख के अनुसार यहाँ स्थित स्तूप का निर्माण शाक्यों ने करवाया था। तो याद रखिए भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख पिपरहवा से मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाले ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं याज्ञवल्क, अश्वघोष, गार्गी या फिर नागार्जुन। तो सही उत्तर है दोस्तों वज्र सूची उपनिषद की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई है और इसमें जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की गई है। तो उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अश्वघोष के द्वारा वज्र सूची ग्रंथ की रचना की गई है जिसमें जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की गई है। अगला प्रश्न है देखिए, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ऑप्शन है हस्तिवर्मन, मंटराज, नीलराज या फिर विष्णुगुप्त। तो सही उत्तर है दोस्तों विष्णुगुप्त की प्रयाग प्रशस्त की 19वीं और 20वीं लाइन में उसके दक्षिण भारत के अभियान का वर्णन है और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था और पराजित राजाओं में कांची का शासक विष्णुगुप्त भी था। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा जो है विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यौधेयों का टकसाल केंद्र था? ऑप्शन देखिए बयाना, रोहतक, बरेली या फिर मथुरा। तो सही उत्तर है दोस्तों प्राचीन यौधेय गणराज्य झेलम और सिंधु नदी के मध्य में विस्तृत था और हरियाणा के रोहतक जिले से यौधेयों का टकसाल मिला है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी, रोहतक में दोस्तों यौधेयों का टकसाल केंद्र स्थित था। अगला प्रश्न है, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शासक की है? तो ऑप्शन है शौनक, आश्वलायन, शाकल या फिर सांख्यायन। आपको बताना है कि प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा से संबंधित है। तो दोस्तों ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं, शाकल, बालखिल्य और वास्कल, और इसमें 1017 सूक्त वाला शाकल ही उपलब्ध है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शाकल शाखा जो है प्रकाशित ऋग्वेद संहिता की शाखा है। तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है ये ऋग्वेद संहिता शाकल शाखा की है। अगला प्रश्न है कि कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ऑप्शन है ईश उपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक या श्वेताश्वतर। तो आपको बताना है दोस्तों सही उत्तर है बृहदारण्यक। दोस्तों देखिए बृहदारण्यक जो है ये यजुर्वेद का उपनिषद है, ये गद्य में रचित है। तो याद कर लीजिए बृहदारण्यक उपनिषद ये गद्य में लिखा गया है, ये यजुर्वेद का उपनिषद है और इसमें याज्ञवल्क और गार्गी संवाद का वर्णन किया गया है। तो एक प्रश्न और हो गया दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद में ही गार्गी और याज्ञवल्क जो है उनके संवाद का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए जैन धर्म से संबंधित है। 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित हैं, यानी किस स्थान से उनका संबंध लिया जाता है? ऑप्शन है वैशाली,
कौशाम्बी, वाराणसी या फिर श्रावस्ती? तो सही उत्तर है दोस्तों पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और ये वाराणसी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। सम्मेद शिखर में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। तो याद रख लीजिए दोस्तों 23वें जैन तीर्थंकर वाराणसी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 10 राजाओं के युद्ध में यानी 10 राज्ञन युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? ऑप्शन देखिए विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि या फिर भृगु। तो आपको बताना है कि 10 राज्ञन युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों भरतों का पुरोहित 10 राज्ञन युद्ध में वशिष्ठ थे। ऋग्वैदिक काल में भरत जन का अन्य 10 जनों के साथ युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भरत जन के पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि 10 जनों का नेतृत्व विश्वामित्र ऋषि ने किया था। ये युद्ध रावी यानी परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो याद कर लीजिए 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का राजपुरोहित वशिष्ठ थे। अगला प्रश्न है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या पंजाब। तो सही उत्तर है दोस्तों शिशुपालगढ़ कलिंग राज्य की राजधानी थी। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित था। दोस्तों उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट इस प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष स्थित हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? आपको बताना है। ऑप्शन है विमकटफिसेस, कनिष्क प्रथम, हुविस्क या फिर वासुदेव। तो सही उत्तर है दोस्तों हुविस्क, जिसका शासनकाल 106 से 140 ईस्वी था और इसका झुकाव ब्राह्मण धर्म की ओर था। उसके सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन हुआ है और हुविस्क शिव और विष्णु का उपासक था। तो याद कर लीजिए सबसे अधिक संख्या में विष्णु देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अंकन हुविस्क के सिक्कों पर मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन देखिए विष्णु, इंद्र, रुद्र या फिर वरुण। तो सही उत्तर है दोस्तों शूलगव यज्ञ जो है रुद्र नामक देवता के लिए किया जाता था। तो याद रखिए शूलगव यज्ञ रुद्र नामक देवता के लिए किया जाता था और रुद्र का वर्णन ऋग्वेद के 3 सूक्तों में किया गया है। रुद्र को शिव का आरंभिक रूप माना जाता है। दोस्तों शूलगव यज्ञ में जो है रुद्र को एक बैल सौंपा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? ऑप्शन है चोपनी मांडो, सराय नाहर राय, लेखहिया और लंघनाज। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा तहसील में मध्य पाषाण स्थल चोपनी मांडो से वन्य धान का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है और 1967 में बीडी मिश्र द्वारा इस पुरा स्थल की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत कौन थी? ऑप्शन है आपके हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, ताजमहल या फिर दिल्ली का मोती मस्जिद। तो सही उत्तर है दोस्तों पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत एतमादुद्दौला का मकबरा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है और नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की स्मृति में, मिर्जा गयास बेग को एतमादुद्दौला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की स्मृति में इस मकबरे को बनवाया था और ये मुगल काल की प्रथम संगमरमर मंडित मुगल इमारत मानी जाती है। अगला प्रश्न है देखिए पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ये कथन या ये दोहे का एक भाग किसका कथन है? ऑप्शन है रामानंद का, नामदेव का, गुरु नानक का या फिर कबीर का। तो सही उत्तर है दोस्तों कबीरदास। कबीरदास ने कर्मकांड, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों की कड़ी आलोचना की है। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़ और घर की चाकी कोई न पूजे जिसका जो है पीसा खाए अनाज। तो दोस्तों ये जो है पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो ये कथन संत कबीर का है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुंबद निम्नांकित में प्राप्त है। देखिए अलाई दरवाज़ा, सुल्तान फिरोज का मदरसा, बलवन का मकबरा या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा। दोस्तों अलाई दरवाज़ा इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा में पहली बार गुंबद का प्रयोग किया गया था। 1311 ईस्वी में निर्मित इस भवन में 4 कोण के मेहराब का प्रयोग एक प्रमुख वास्तु के तत्व के रूप में हुआ है।
अगला प्रश्न है, वह विजयनगर राजा जिसने तुर्की वर्ग के कुशल तीरंदाजों को नियुक्त किया और अपने धनुर्धरों की युद्ध क्षमता को बढ़ाया था। ऑप्शन है बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर राम राय। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए आपको बताना है कि विजयनगर राजा कौन था जिसने तुर्की वर्ग के कुशल तीरंदाजों को नियुक्त किया था। तो उत्तर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। दोस्तों देवराय द्वितीय ने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती किया था और उसके समय में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने यात्रा की थी। तो याद रख लीजिए, देवराय द्वितीय ने जो है तुर्की धनुर्धरों या तुर्की कुशल तीरंदाजों को अपनी सेना में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के राज्यकाल के प्रथम 4 वर्षों में वकील ए मुतलक के पद पर कौन नियुक्त था। ऑप्शन है तरदीबेग, बैरम खां, मुनीर खां या शमसुद्दीन अतका। तो सही उत्तर है दोस्तों, अकबर के प्रारंभिक 4 वर्षों का काल जो कि 1556 से 1560 है, बैरम खां के संरक्षकता में जो है अकबर राजा था और इस दौरान बैरम खां वकील ए मुतलक के पद पर रहा। तो याद कर लीजिए दोस्तों, 4 वर्ष जो प्रारंभिक 4 वर्ष थे अकबर के शासनकाल के, इनमें वकील ए मुतलक के पद पर बैरम खां जो है स्थापित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मराठा शासन के प्रारंभिक दशकों में भू राजस्व माप की सर्वाधिक लोकप्रिय इकाई क्या थी। ऑप्शन है राज, काठी, जरीब या फिर जंजीर। तो उत्तर है दोस्तों, मराठा प्रशासन में भूमि की पैमाइश के लिए रस्सी के स्थान पर लकड़ी की काठी का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुगल कालीन साहित्यिक से संबंधित है, साहित्य से। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है। ऑप्शन है पंचतंत्र, रामायण, महाभारत या फिर कथा सरिसागर। तो उत्तर है दोस्तों, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है और रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में अनुवादित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिए वर्ग तक सब पर भूमि कर की एक समान दर लागू की थी। ऑप्शन है आपके, देखिए बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो उत्तर है, ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी पर भूमि कर का 50% लगान के रूप में वसूल किया था। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है गुरु नानक देव के काल में, गुरु अमरदास के काल में, गुरु अर्जुन देव के काल में या फिर गुरु हरगोविंद के काल में। तो उत्तर है दोस्तों, आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव के काल में किया गया था और आदि ग्रंथ सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसका संकलन सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, देखिए मध्यकालीन दक्षिण भारत में बोले जाने वाले मणिग्रामम से क्या तात्पर्य है। मणिग्रामम का अर्थ क्या होता था। जो है ऑप्शन है आपके, ग्रामीण श्रमिक स्थल, ग्रामीण अधिपतियों का भवन, व्यापारियों का संघ या फिर ज्येष्ठों की स्थानीय सभा। तो उत्तर है दोस्तों, दक्षिण भारत के व्यापारिक संघों को मणिग्रामम, नानादेशिन, वलंजियर आदि कहा जाता था। मणिग्रामम एक प्रकार का अर्ध स्वतंत्र व्यापारिक निकाय था। तो सही उत्तर है, मणिग्रामम व्यापारियों का संघ होता था। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। राजा राज, राजेंद्र चोल, वीर राजेंद्र या कुलोत्तुंग प्रथम। उत्तर है ऑप्शन ए, राज के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो याद कर लीजिए दोस्तों, तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था और तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पर आराम शाह ने अन्य दावेदारों को दबाकर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया था। ये आपका कथन है। कारण है कि तुर्की व्यवस्था में सत्ता के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले कोई सुनिश्चित नियम नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद थोड़े समय के लिए आराम शाह गद्दी पर बैठा था और वह जुद के युद्ध में इल्तुतमिश द्वारा पराजित हुआ। इसलिए कथन जो है आपका ये सही नहीं है, कथन गलत है
इसके अलावा दोस्तों तुर्की व्यवस्था में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। जिसके पास शक्ति होती थी वो गद्दी का स्वामी होता था, इसलिए कारण जो है ये सही है। तो कथन गलत है और कारण सही है। इस आधार पर आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में लागू नहीं होता है? मुकदमों पर नियंत्रण, राजस्व वसूली के लिए भूमि की माप करना, एक गुप्तचर तंत्र और कृषि के विकास के लिए तकावी ऋण प्रदान करना। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में कृषि के विकास के लिए तकावी ऋण प्रदान नहीं किए गए थे। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने खूंतों और मुकदमों पर नियंत्रण किया, राजस्व व्यवस्था के लिए या वसूली के लिए भूमि की माप प्रारंभ किया और एक गुप्तचर तंत्र विकसित किया था। लेकिन कृषि के विकास के लिए तकावी ऋण दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सबसे पहले दिए गए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और इसके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, चांदी का टंका इल्तुतमिश, दीवान ए कोही। दोस्तों दीवान ए कोही मोहम्मद तुगलक द्वारा बनाया गया विभाग था। दारुल सफ़ा की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी और शहना ए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति बाजार नियंत्रण व्यवस्था में प्रमुख कार्यकारी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में पद हैं और सूची 2 में उनका प्रयोग है। देखिए, दारुल सफ़ा दोस्तों एक हॉस्पिटल या अस्पताल था। पुरुषिया ये घुड़सवारी के लिए खुला क्षेत्र होता था। मैदान ये सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र होता था और उर्दू ए मुअल्ला इसको शाही शिविर कहा जाता था। तो इस आधार पर सही सुमेलन आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र तारीख ए रशीदी के लेखक मिर्जा हैदर दुगलत द्वारा एक मध्यकालीन सुल्तान के रूप में शासित क्षेत्र था? ऑप्शन है बंगाल, जौनपुर, कश्मीर या फिर बीजापुर। तो सही उत्तर है दोस्तों मिर्जा हैदर दुगलत कश्मीर का शासक था और तारीख ए रशीदी उसकी रचना है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग काव्य की रचना की थी? ऑप्शन है देखिए सौदा, जाफर जटल्ली, गनी कश्मीरी या फिर मुल्ला दाऊद। तो सही उत्तर है दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में जाफर जटल्ली ने एक व्यंग काव्य की रचना की थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला जहांगीर था। तो याद रखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्यपुस्तक कश्फ उल महजूब तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? इसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है आपके शेख फरीद, अता मलिक जुवैनी, याहया मानेरी या अली हुजविरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अली हुजविरी। दोस्तों प्रसिद्ध सूफी संत अली हुजविरी ने कफ्स उल महजूब की रचना की थी और ये इस्लामी रहस्यवाद का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अली हुजविरी गजनी के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में चिश्ती सूफियों ने विलायत नामक संस्था विकसित किया जिसका उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है विलायत नामक संस्था का उद्देश्य राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र से था। देखिए राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को विलायत कहा जाता था और ये चिश्ती सिलसिले के सूफी संतों द्वारा विकसित की गई संस्था थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चोल साम्राज्य का बंदरगाह नहीं था? कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, शालीपुर या ताम्रलिप्ति। तो उत्तर है दोस्तों ताम्रलिप्ति जो है ये चोल साम्राज्य का बंदरगाह नहीं था, जबकि ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का बंदरगाह था। दोस्तों ये पश्चिमी बंगाल में स्थित था। तो याद कर लीजिए दोस्तों ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का बंदरगाह था जो पश्चिमी बंगाल में स्थित था। कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम और शालीपुर ये चोल साम्राज्य के अंतर्गत बंदरगाह थे। याद रखिए कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम और शालीपुर ये चोल साम्राज्य के बंदरगाह थे, जबकि ताम्रलिप्ति बंदरगाह पूर्वी भारत का बंदरगाह था।
अगला प्रश्न देखते हैं, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस वंश की विशेषता थी? ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी। तो उत्तर है दोस्तों लोदी वंश। देखिए, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति लोदी वंश की विशेषता थी और इब्राहिम लोदी के द्वारा 1517 में बनवाया गया सिकंदर लोदी का मकबरा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अहमद शाह अब्दाली, सफदरजंग, सआदत खां और जुल्फिकार खां। तो उत्तर है दोस्तों अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक सआदत खां था। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम द्वारा इसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी और सआदत खां अवध के स्वायत्त शासी राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था किसके द्वारा? तो हेनरी सप्तम, एलिजाबेथ प्रथम, जेम्स प्रथम या चार्ल्स प्रथम ने। तो उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर है 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार का आज्ञा पत्र दिया गया था। अगला प्रश्न है, भरतपुर का जाट राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूड़ामन जाट। दोस्तों चूड़ामन जाट ने 1700 ईस्वी में जाट राज्य भरतपुर की स्थापना की थी और आगे चलकर 1756 में सूरजमल जाट इस राज्य का उत्तराधिकारी बना और सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंदरी स्पेशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन देखिए, वीरेश लिंगम के द्वारा, केटी तेलंग के द्वारा, बहराम जी के द्वारा या फिर गोपाल चारियार के द्वारा। उत्तर है दोस्तों वीरेश लिंगम पुंतलू। दोस्तों वीरेश लिंगम पुंतलू ने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की और इसके माध्यम से उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। तो देखिए, समाचार पत्र और उनके संपादकों से संबंधित है ये। दिग्दर्शन, दोस्तों दिग्दर्शन जेसी मार्समैन के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। मिराटुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय थे। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट के द्वारा प्रकाशित किया जाता था और हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3, 4, 1 और 2। अगला प्रश्न है, दयाल सिंह मजीठिया किससे संबंधित थे? कथन है दोस्तों इसमें आपके तथ्य हैं समाचार पत्र से, शिक्षा से, बैंकिंग से या फिर ब्रिटिश सेना से। तो उत्तर है दयाल सिंह मजीठिया समाचार पत्र, शिक्षा और बैंकिंग से जुड़े हुए थे। वे अंग्रेजी समाचार पत्र द ट्रिब्यून के संपादक थे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना उन्होंने ही की थी। तो उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2, 3 सही है। दयाल सिंह मजीठिया समाचार पत्र, शिक्षा और बैंकिंग से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी के मध्य त्रावणकोर राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने आधिपत्य की प्रसार वृद्धि की और एक अस्थायी सेना और विवेकपूर्ण प्रशासन स्थापित किया और विदेश व्यापार को प्रोत्साहित किया था? तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन सी मार्तंड वर्मा। दोस्तों त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने अपने साम्राज्य में वृद्धि की और एक अस्थायी सेना और प्रशासन की स्थापना की थी और उन्होंने विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न है, 1835 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, वो किसके बारे में है? तो 1835 में शिक्षा के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की बात स्वीकार की गई थी और ये दृष्टिकोण लॉर्ड मैकाले के दृष्टिकोण पर आधारित था। तो 1835 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की बात की गई थी और इसलिए 1835 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है दोस्तों, क्लाइव के इंग्लैंड वापस जाने के बाद अस्थायी रूप से किसको गवर्नर बनाया गया था? हालवेल, वेसिंटार्ट, वेरेलस्ट या फिर कार्टियर को?
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव के 1767 ईस्वी में इंग्लैंड जाने के बाद वेरे लस्ट को जो है बंगाल के फोर्ट विलियम का गवर्नर बनाया गया था। वह 1767 से 1769 तक बंगाल का गवर्नर रहा और द्वैध शासन के समय वेरे लस्ट ही गवर्नर था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल को समिति के मत विरुद्ध निर्णय देने का अधिकार कब दिया गया था? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए ये है, गवर्नर जनरल को समिति के मत के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार 1786 में दिया गया था। तो 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? तो ये दोस्तों लखनऊ में आयोजित किया गया था 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा कपाट सिद्धांत या सेफ्टी वाल्व सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। सुरक्षा कपाट सिद्धांत का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है और लाला लाजपत राय का विचार था कि भारतीयों के आक्रोश को दबाने के लिए एक सुरक्षा कपाट के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 1939 में, 1927 में, 1932 में या फिर 1926 में? दोस्तों 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था और इसके उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को जो है मुक्ति दिवस मनाया था और दोस्तों उसमें उनका साथ अंबेडकर ने भी दिया था। तो याद रखिए, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 1939 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार क्या था? तो उत्तर है दोस्तों, गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल आधार जो है भारतीय जनमत को जागृत करना था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। गोपाल कृष्ण गोखले एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारक और सुधारक थे। वे कांग्रेस के नरम दल के कार्यकर्ता थे और उनके राजनीतिक दर्शन का मूल आधार भारतीय जनमत को जागृत करना था। अगला प्रश्न है, प्रथम ट्रेड अधिनियम या फर्स्ट ट्रेड एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये वर्ष है, याद रखिए, 1926 में। दोस्तों प्रथम ट्रेड अधिनियम 1926 में पारित हुआ था और इसके अंतर्गत मजदूरों को हड़ताल करने की कानूनी मान्यता मिली, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? ऑप्शन है बाग, फिनिश, हियरसे या फिर मिचेल। तो दोस्तों उत्तर है कि लेफ्टिनेंट हेनरी बाग को जो है मंगल पांडे ने प्रथम बार उस पर गोली चलाई थी, लेकिन गोली उसको नहीं लगी थी। एक और जो जनरल था हियरसे, उसको गोली मारी थी मंगल पांडे ने। तो बाग जो था इस पे पहली बार उसने गोली मारी थी और बाग जो है लेफ्टिनेंट हेनरी बाग जो था ये पहला ब्रिटिश था जिसके ऊपर गोली चलाई गई थी। गोली उसको नहीं लगी थी और हियरसे जो था इसको मंगल पांडे ने गोली मारी थी। अगला प्रश्न है, 1881 ईस्वी का फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 का फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था और इसके अंतर्गत बाल श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो है इस अधिनियम का संबंध था। तो बाल मजदूर या बाल श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित था 1881 का फैक्ट्री अधिनियम, जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निर्गुट आंदोलन या गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। ये सम्मेलन काहिरा में हुआ था, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि पहला सम्मेलन गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और सुकार्णो ने इसमें भागीदारी की थी। शिखर सम्मेलन के समय शीत युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर था और विश्व शांति और सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण पर इसमें चर्चा हुई थी। तो देखिए ऑप्शन बी, सी और डी सही है, जबकि ऑप्शन ए आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दिया था?
तो उत्तर है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित होने के बाद गांधी जी ने सितंबर 1934 में, देखिए गांधी जी ने सितंबर 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित होने के बाद कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और अक्टूबर 1934 से सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटा लेने का निश्चय किया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने सॉल्व किया आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट, जो आगामी परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा, इसके अलावा एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।